लैम्डा अपन को कैलकुलेट करनी है ना? किसके लिए कैलकुलेट करनी है? इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता होना चाहिए ना, ये कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, तो अब बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन वी वाला लगाओगे या लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी वाला? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? सर एक ही बात है। नहीं तो अपन पी वाला क्यों लगाए? हमें तो दे ही नहीं रखा मोमेंटम, तो ये लगाए ना अपन। पर एम भी तो दे रखा है ना। तो ये, लेकिन आप पेपर में तो लिखोगे, पर दोनों एक ही बात होता है ना, दोनों फॉर्मूला तो। समझे नहीं? लेकिन आप पी लिखोगे तो आपको पहले शो करना पड़ेगा ना कि पी इज इक्वल टू एम इंटू वी है। एम इंटू वी। यस सर। कंफ्यूजन। ठीक है, वैल्यू रख दें और सॉल्व कर लें। ठीक है, वैल्यू रख दो फटाफट से। सर हम्म, सर 9.1 को 9 ले सकते हैं? हाँ ले लो। लेकिन पेपर में ना, समझे नहीं, पेपर में तो आप रखना तो 9.1, लेकिन उसको 9 मान के काट लेना ताकि टीचर को लगे भी नहीं कि बच्चे ने राउंड ऑफ कर दिया। मल्टीपल चॉइस में कर सकते हैं राउंड ऑफ। सब्जेक्टिव पेपर होता है ना, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, राउंड ऑफ करते तो टीचर बुरा मान जाता है कभी कभी। जैसे इसको लिखो आप 6.626, लेकिन क्या मान के काट लो? 6.6 मान के। ठीक है, क्योंकि आपके आने आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आते ही आते ही हैं। ये एक बार पहले पूरी वैल्यू रख दो, फिर उनको पता चल जाएगा हमें बच्चे को पूरी वैल्यू तो आती है कम से कम। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, लेकिन पीछे यूनिट लिख के आना आंसर की। सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने, मीटर आएगी। आंसर की यूनिट क्या आएगी? मीटर। ठीक है, सॉल्व कर लो। अब सपोज आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, टाइम कम पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप जितना कट रहा है उतना काट लो और पीछे मीटर लिख दो, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं यूनिट लिखने के। अगर आप पीछे यूनिट नहीं लिखेंगे तो हो सकता है वो आधा नंबर कम कर दे, हाफ मार्क, आधा मार्क्स, सर आधा। हाँ, सर आंसर। सर आंसर 0.24 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। 0.24 इंटू 10⁻⁻। -10। ओके, और किसी का आ रहा है क्या आंसर? ये बोलो। यही आया है 2.4 इंटू 10⁻⁻11। -11 आ रहा है? सर वो पॉइंट शिफ्ट कर दिया ओके ना। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। सेम है सर। ठीक है, नहीं बाकी लोग सोल्व कर लो, नहीं तो ये नोट कर लो। तो अब पता चला अपन को इलेक्ट्रॉन के अंदर इतनी वेवलेंथ होती है, कितनी होती है ना? 0.24 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इन इट्स नॉट नेग्लिजिबल। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन से नेग्लिजिबल है कौन से नेग्लिजिबल नहीं है? तो एक बात याद रखना, छोटी सी बात, कि अगर किसी की वेवलेंथ कहाँ तक आ जाए, अप टू 10⁻⁻10 आ जाए, अप टू, या 10⁻⁻11 तक भी आ जाए तो कोई बात नहीं, हम इतनी लैम्डा पता कर सकते हैं। वी हैव सच इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच कैन डिटरमिन दिस लैम्डा। वैसे ये वैल्यू बहुत छोटी है या बहुत बड़ी वैल्यू है, पहले बताओ मुझे। 10⁻⁻10 वैल्यू क्या होती है? बहुत छोटी है बहुत छोटी। बड़ी? 10⁻⁻10 इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। छोटी। ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है ना। 10⁻⁻10 का लोग समझते हैं अपन 0.0000000, 10 बार जीरो लगेगा तब जगह आएगी ना। तो ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, लेकिन फिर भी अपन इतनी स्मॉल वैल्यू को पता कर सकते हैं। लेकिन इससे भी कम आ जाए, मान लो 10⁻⁻20 आ रहा है, मान लो 10⁻⁻30 आ रहा है, तो इन लैम्डा को अपन पता नहीं कर सकते, या ये लैम्डा क्या हो जाएगी? नेग्लिजिबल हो जाएगी। ये बात ध्यान रहेगी, बोलो, ध्यान रखोगे ये यस वाला सर। पॉइंट। और किसी के अंदर लैम्डा ही नेग्लिजिबल आ रही है तो आप क्या कहोगे? कि इसके अंदर तो वेव कैरेक्टर नहीं है। समझे? किसी के अंदर वेव कैरेक्टर होना किस बात पर डिपेंड करेगा? कि उसके अंदर क्या होना चाहिए? लैम्डा होनी चाहिए, है ना? अभी अपन अपनी खुद की भी लैम्डा निकालेंगे, देखो। और अपनी लैम्डा पता है कितनी आएगी? 10⁻⁻30, 10⁻⁻40। तो ये लैम्डा इज सेंसलेस। इतनी कम लैम्डा होती है कि अपन इसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। हम क्या, कोई इंस्ट्रूमेंट ही डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो कब नेग्लेक्ट करना है कब नेग्लेक्ट नहीं करना, ये रेंज आपको समझ में आ गई क्या? या मैं लिखूं यहाँ पर, बोलो, यस सर आ गई। है ना? लैम्डा, एक सेकंड, 10⁻⁻10 या -11 तक, एक
से बड़ी होनी चाहिए ना, कैसे लिखूं मैं, इक्वल टू और ग्रेटर देन लिख दिया मैंने यार, लेस देन लिखना चाहिए था। देखना देखा सही लिखा है क्या मैंने, ये सही लिखा है क्या मैंने, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। 10 की पावर -10 से बड़ी होनी चाहिए, है ना। और अगर लैम्डा क्या आ जाए, 10 की पावर -10 से और भी छोटी आ जाए, तो इसको क्या कह देंगे अपन, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल की स्पेलिंग से नहीं लिखी मैंने, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, नेग्लिजिबल वेवलेंथ। ओके, दिस इज नेग्लिजिबल। समझ में आ गया कब नेग्लिजिबल करना है, कब नेग्लिजिबल नहीं करना है ना। ओके, चलिए बोलो। यस सर। और इसका मतलब नो वेव कैरेक्टर। अगर किसके अंदर लैम्डा ही इतनी कम आ रही है तो अपन मना कर देंगे किसके अंदर वेव कैरेक्टर नहीं है। लैम्डा आ रही लेकिन इतनी कम आ रही है, वो किसी काम की नहीं है, तो मना कर दो कि नो वेव कैरेक्टर। तो अपन को कोई चीज दिखती नहीं है ना, तो अपन उसके लिए मना कर देते हैं ना, है ना। इतनी छोटी आ रही तो हम बोल देंगे नहीं, इट्स नॉट कंसिडरेबल, देयरफॉर दिस बॉडी डज नॉट हैव एनी वेव कैरेक्टर। तो अब अपन ये कंक्लूजन ड्रॉ करने जा रहे हैं, है ना। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा आवाज आएगी तो मैं इधर का आवाज डिस्कनेक्ट कर देता हूँ ना, क्योंकि बाहर की आवाज आएगी अभी आपके। चलो कोई बात नहीं, चलो आप मेरी आवाज तो आ ही रही ना। यस सर। तो देखो अब ये जो डी ब्रोई की इक्वेशन थी ना, ये मास को लैम्डा में क्या कनेक्शन है ये समझ में आ गया अपन को। देखो नीचे लिख दिया मैंने अलग से, भाई एच तो फिक्स है, एक बार देखो जरा, देखो इसमें एच क्या है, कांस्टेंट, एच कांस्टेंट है। और वेलोसिटी को भी हम फिक्स मान लें, हालांकि वेलोसिटी वेरिएबल है, तो अपन क्या कर सकते हैं कि लैम्डा मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी अगर अपन क्या मान ले, बोलो किस किस को कांस्टेंट मान ले, बोलो। इफ m and h are constant, m नहीं सॉरी v, if v m h are, बोलो लिख सकते हैं अपन। अगर भाई लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम भी होता है ना, तो हमने क्या कर लिया, हमने इसको कांस्टेंट मान लिया। किसको कांस्टेंट मान लिया, वेलोसिटी को कांस्टेंट मान लिया। और एच तो पहले से कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट साइन हटाते हैं तो क्या आता है, प्रोपोर्शनल का साइन आता है क्या, प्रोपोर्शनल हटाते तो कांस्टेंट आता है। तो यहाँ से हमने कांस्टेंट्स हटा दिए, सो व्हाट वी कैन राइट, दिस इज द रिलेशन, इज इट, दिस इज द रिलेशन। और मोमेंटम वाला फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें भी ये आ जाएगा। तो ये वाली बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को। यस सर, आ गई। सर एक बार रिपीट कर दो, मेरे नेटवर्क चला गया था। लाओ क्या बोल रहे थे, सर एक बार रिपीट कर दो जो बताया था। मैं ऐसे कह रहा हूं कि h कांस्टेंट होता है क्या, ये देखो ये फॉर्मूला देखो अपना, h कांस्टेंट है और वेलोसिटी को अपन फिक्स ले लेते हैं, तो लैम्डा और मास में कौन सा रिलेशन आएगा, प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो इसको इनवर्सली मैथमेटिकली, का। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे क्या, देखना जरा। यस सर। और ऐसे h अपॉन p वाला फॉर्मूला है, वहां पर h कांस्टेंट है, तो लैम्डा और मोमेंटम में ये रिलेशन है। मतलब समझ में आया इसका, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा ना उस ऑब्जेक्ट की लैम्डा कम होगी, या फिर जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज्यादा होगा उसकी लैम्डा कम होगी, है ना, ये रिलेशन आ गया।
है ना। अभी अपन यहाँ से अच्छा सा कंक्लूजन ड्रॉ करने जा रहे हैं अपन, है ना। वो डी ब्रोई तो बोल के चले गए थे कि सबके अंदर वेव कैरेक्टर है ना, टेंशन में आ गए सभी लोग, है ना। अभी तक सब अपने आप को क्या सोच रहे थे, पार्टिकल। अब डी ब्रोई ने क्या बोला सबको कि सबके अंदर वेव कैरेक्टर है, सबके अंदर पार्टिकल कैरेक्टर है। तो फिर लोगों ने फॉर्मूला लेके सबने अपनी अपनी वेव कैरेक्टर निकाली और फिर बाद में कहा कि चलो हमारे अंदर तो है लेकिन बहुत ही कम है, इसलिए हम नहीं मानेंगे कि हमारे अंदर वेव कैरेक्टर है ना। तो ये चीज क्या कहलाती है, सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली। कहाँ उसकी इंपॉर्टेंस है, बोलना अलग चीज होती है लेकिन उसकी कोई इंपॉर्टेंस तो होनी चाहिए ना, आरिभाषण में। तो वही देखते हैं अपन कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली, या ये कहाँ पर एप्लीकेबल है और कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। उनके अकॉर्डिंग तो सब जगह एप्लीकेबल है, लेकिन रियलिटी में ये कहाँ पर वैलिड है, मतलब इट हैज इंपॉर्टेंस। वैलिड जैसा वर्ड यूज नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंस वर्ड यूज करेंगे या सिग्निफिकेंस वर्ड यूज करेंगे। तो देखो एक टर्म आती है माइक्रोस्कोपिक और एक टर्म आती है मैक्रोस्कोपिक। तो दोनों में डिफरेंस अपन को पता है क्या, माइक्रो मैक्रो, Yes, sir. है ना। माइक्रो होते हैं छोटे से, है ना, बहुत छोटे से, छोटे ही नहीं बहुत छोटे। जैसे इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, माइक्रो में आएगा। या फिर ऐसे मान लो कि जो हमें डेली लाइफ में दिखते नहीं है या जिनको हम अपन नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, वो सब क्या होते हैं, माइक्रो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इवन एटम भी क्या होगा बताओ, माइक्रो। एटम कहाँ दिखता है अपन को नेकेड आई से, है ना। जो डेली लाइफ का पार्ट नहीं है आपका, जो आपको डेली लाइफ में आपसे मिलता नहीं है, वो कौन है, माइक्रो। और मैक्रो कौन होंगे, बड़ी साइज के, है ना, जिनका मास ज्यादा होगा, जो अपनी डेली लाइफ के पार्ट है ना। जैसे कार हो गई, बाइक हो गई, फैन, टेबल, चेयर, है ना, अपन खुद, ये सब क्या हो गए, ये सब मैक्रो हो गए। तो इन्होंने क्या कहा था वो अपन बात करें ना, पहले देख लेते हैं फिर अपन नोट करना आप लोग। तो एक बार मैं बताता हूँ क्या कहा इन्होंने कि ऑल्दो इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ माइक्रो एंड मैक्रो। देखो जरा कि वैसे तो ये दोनों पर वैलिड है, क्योंकि इन्होंने तो कहा था सबके अंदर होती है, तो एप्लीकेबल दोनों पर है, लेकिन इंपॉर्टेंस कहाँ पर है वो आगे बता रही है। बट इट हैज नो इंपॉर्टेंस, इट हैज नो सिग्निफिकेंस इन केस ऑफ मैक्रो। मैक्रो मतलब बिग साइज ऑब्जेक्ट, बड़ी साइज का ऑब्जेक्ट। अब बड़ी का मतलब ये नहीं कि 50 किलो का, ऐसा नहीं। जो अपनी डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट्स है ना, वो सारे क्या होता है, मैक्रो। इवन 10 ग्राम, 5 ग्राम, ये भी क्या आएंगे, ये भी मैक्रो में आएंगे। ओके। तो इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक या डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स पर ये कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता है ना, नो सिग्निफिकेंस। क्यों, बिकॉज ऑफ देयर ग्रेटर मास द वेवलेंथ कम्स आउट टू बी नेग्लिजिबल व्हिच कैन नॉट बी डिटेक्टेड। वेवलेंथ को आप डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। देखो जरा, तो जिन ऑब्जेक्ट्स का मास ज्यादा आएगा उनकी लैम्डा कम आएगी, और कम में कितनी कम आएगी, इतनी कम आएगी कि हम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो उनके अंदर वेव कैरेक्टर क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट। और वेव कैरेक्टर अगर इनसिग्निफिकेंट है तो डी ब्रोई प्रिंसिपल भी क्या हो गया, इनसिग्निफिकेंट। क्योंकि वो तो किस पर स्ट्रेस देते हैं कि वेव कैरेक्टर होने चाहिए। तो अब अपन एक काम करते हैं, इसको प्रूव करते हैं, एक क्रिकेट बॉल के लिए प्रूव करते हैं अपन। तो आप बताओ मुझे, क्रिकेट बॉल आपकी नजर में क्या है, पार्टिकल होती है या वेव होती है, चलिए बताओ मुझे। आर्टिकल। Article. है ना। तो अपन इसकी वेव कैरेक्टर निकालते हैं, देखिए कितनी होती है इसके अंदर, है ना। तो एक क्रिकेट बॉल का मास अपन कुछ ही मान लेते हैं मन से, 200 ग्राम के आसपास मान लें, है ना। और चलती हुई बॉल की बात कर रहे हैं ना, रेस्ट की बात नहीं करेंगे, रेस्ट पे बात करेंगे तो फिर जीरो हो जाना है। तो रेस्ट की बात नहीं कर रहे। क्रिकेट बॉल की स्पीड है सपोज 10⁶, मान लेते हैं अपन, कुछ ही मान लो, आपकी मर्जी को मान लो। ठीक है, तो बॉल ग्राउंड में चल रही है, तो उसकी लैम्डा अपन फाइंड करते हैं। तो ये फॉर्मूला लगा लें अपन, H/mv वाला। तो इन कांस्टेंट्स की वैल्यू रखी है अपन ने, जो भी है ना। H की वैल्यू रख दी है, मास अभी हमने 200 ग्राम माना था, तो 200 नहीं रखेंगे तो किलोग्राम में रखना होता है ना। तो ये आ गया 0.2, है ना, 1000 से डिवाइड कर दिया और वेलोसिटी ये रख ली और इसको सोल्व करा। तो हमने क्या देखा कि लैम्डा कितनी आ रही है, 3.3 इंटू 10⁻39। तो इज इट नेग्लिजिबल और कंसिडरेबल, नेग्लिजिबल। ये तो नेग्लिजिबल वैल्यू है, बहुत ही कम है। मैंने आपको पहले बता दी रेंज कि कब नेग्लेक्ट करना है और कब नहीं करना है। तो अपन क्या कहेंगे कि क्रिकेट बॉल के अंदर वेव कैरेक्टर तो चलो मान लेते हैं होते हैं, लेकिन ये वेव कैरेक्टर की कोई इंपॉर्टेंस, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हम तो
बॉल को, क्रिकेट बॉल को क्या मानेंगे? हम तो पार्टिकल ही मानेंगे, इसको वेव नहीं मानेंगे। आगे बात समझ में क्या? आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये क्या क्रिकेट बॉल के अंदर वेव कैरेक्टर शो कर सकती है? तो अपन मना करना पड़ेगा आपको। और क्यों मना करेंगे? क्योंकि इसका वेव लेंथ है ना, वो बहुत ही नेग्लिजिबल आ रही है, इतनी नेग्लिजिबल कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट इसको मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, जानने की बात। यस सर। चलिए, अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए प्रूव करा। एक बार थोड़ा और कुछ लिखा हुआ है क्या मैंने? हाँ, ये लिख रखा है मैंने कि दिस वेवलेंथ इज नेग्लिजिबल एंड नॉट ऑफ मेजरेबल ऑर्डर, इसको मेजर नहीं कर सकते अपन। हेंस अ क्रिकेट बॉल डज नॉट शो द वेव कैरेक्टर्स। जानने की बात। फिर थोड़ा सा और देख लो पहले एक बार। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, लेकिन जो छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, छोटे ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉन को अपन माइक्रो मानते हैं ना, जो जिनको अपन देख नहीं सकते। तो डी ब्रोगली हैज अ सिग्निफिकेंस इन केस ऑफ वेरी स्मॉल, है ना, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। क्यों? क्योंकि उनका मास क्या होता है? कम, वेरी स्मॉल मास, तो उनकी लैम्डा क्या आएगी? ज्यादा। तो एक बार चेक करते हैं जरा। तो देखो इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रखा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन के लिए करें कैलकुलेट। तो अपन कंपैरिजन के लिए क्या करेंगे? दोनों का मास सेम ले लेंगे, तभी तो अपन कंपेयर कर पाएंगे। ए सॉरी, मास नहीं, मास तो सेम ले नहीं सकते आप, वेलोसिटी सेम ले ले क्रिकेट बॉल और इसकी। तो चलो, तो अपन क्या कर रहे हैं? फॉर एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड एज दैट ऑफ बॉल, कंपेयर करने के लिए हमने वेलोसिटी सेम ले ली, लेकिन मास तो इलेक्ट्रॉन का ही रखना पड़ेगा। तो देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे फिर से लैम्डा फाइंड करने का, h अपॉन m इंटू वी। h ये रहा, है ना, मास। अब मास तो इलेक्ट्रॉन का ही रखेंगे भाई, यही होता है 10 की पावर माइनस, सॉरी -31 वाला। वेलोसिटी हमने सेम रखी 10 की पावर 6। ओके, और हमने लैम्डा कैलकुलेट करी विच कम्स आउट टू बी दिस मच। तो मैंने आपको बताया था 10 की पावर -10 तक तो अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये स्मॉल है, बट दिस कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड बिकॉज इंस्ट्रूमेंट्स कैन डिटेक्ट इट। डिवाइस जो होती है हमारे पास, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो उसको पता कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हाँ, इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव कैरेक्टर होता है क्योंकि इसके अंदर वेवलेंथ है। तो दिस वेवलेंथ इज ऑफ मेजरेबल ऑर्डर एंड हेंस एन इलेक्ट्रॉन शोज द वेव कैरेक्टर। ये वाली बात ध्यान रहेगी कि इलेक्ट्रॉन वेव कैरेक्टर क्यों शो करता है और क्यों नहीं करता है। यस सर। है ना, तो ये प्रूव कर दिया हमने। तो आपसे पूछे क्या डी ब्रोगली प्रिंसिपल सब ऑब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल है? तो आंसर इज यस। लेकिन फिर पूछे क्या सिग्निफिकेंस सब जगह है? तो सिग्निफिकेंस नहीं है उसका सब जगह। सिग्निफिकेंस कहाँ पर है? वेरी स्मॉल के अंदर। और कहाँ पर नहीं है सिग्निफिकेंस? डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट्स। डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स मतलब मैक्रोस्कोपिक। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि व्हाई डी ब्रोगली प्रिंसिपल हैज नो सिग्निफिकेंस इन केस ऑफ डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स। तो आप वर्ड्स में क्या लिखोगे कि डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैव ग्रेटर मास सो देयर लैम्डा कम्स आउट टू बी नेग्लिजिबल। आपको कोई डेटा लेके सोल्व नहीं करना है, डायरेक्टली मन से लिख दो आप कि डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट्स का मास ज्यादा होता है, मास ज्यादा होने से उनकी लैम्डा कम आएगी, और इतनी कम आएगी कि उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, चलो ये नोट कर लो अब फटाफट से सिग्निफिकेंस। समझ समझ के नोट करो, नहीं आ रहा हो तभी कभी पूछ लो, है ना। सर एग्जाम्पल करने। हाँ बिल्कुल, यहाँ तो करो ना, समझने के लिए तो करेंगे ना अपन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नोट करो, कभी आ जाए प्रूव करो कि नेग्लिजिबल नहीं होती है क्रिकेट बॉल के लिए। टेक द मास दिस, तो वो कहे वो मास लेना, नहीं तो आप अपनी मर्जी से कुछ ही मास लेके प्रूव करके आ जाओ। लेकिन पता चला क्रिकेट बॉल का मास आपने 10 की पावर -10 ग्राम ले लिया, तो फिर गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास मन से नहीं ले सकते, इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स है ना।
करा, नोट करा। अभी नोट करो इस चीज को, है ना। इसके मत स्क्रीनशॉट लो, इसको तो अभी नोट ही करो। इस बार एक संडे को है ना, इसकी लंबी क्लास लेके इसका समापन करते हैं चैप्टर का, है ना। तो आज क्या फ्राइडे हो गया ना, तो अपन नहीं तो कल ही ले लेते हैं, नहीं तो सुबह क्लास है। अब तो स्कूल की छुट्टियां चल रही होगी आप लोगों की, अभी भी स्कूल चल रहा है ना। अभी स्कूल थोड़ी जाता कोई सुबह, जाने का मतलब स्कूल क्लास अटेंड थोड़ी कर रहा है कोई। चलो फिर, सर हाँ बोलो। सर आज 3 बजे क्या है? आज 3 बजे तो कुछ कोई क्लास नहीं है। आज वो रेडॉक्स की जो सेकंड लास्ट क्लास जिन्होंने अटेंड नहीं करी ना, वो है। तो आप शायद आए नहीं थे सेकंड लास्ट क्लास में। सर मैं तो 8:30 में। वो कर ली थी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग जो सिखाई थी वो। हाँ सर। बस ठीक है, आपका तो कोई नहीं। 3 बजे कोई क्लास नहीं आज। 3 बजे कोई क्लास नहीं आज। फिर कल अपन स्टेटसोमेट्री शुरू कर लेंगे अपन, है ना, शाम वाली क्लास में। चलो ये नोट कर लिया, सभी को समझ में भी आ गया क्या है डी ब्रोई प्रिंसिपल, क्या इसका सिग्निफिकेंस। इसको लिमिटेशन भी कह सकते हैं आप इसके, है ना, कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स बट इट इज एप्लीकेबल। अच्छा, एप्लीकेबल वर्ड थोड़ा अलग है, थोड़ा सा ये इंग्लिश वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अप्लाई तो कर सकते हैं अपन, बट इम्पोर्टेंस नहीं है। तो यही कहना पड़ेगा अपन को कि इम्पोर्टेंस क्यों नहीं, इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस, ये दो वर्ड आप यूज करेंगे। एप्लीकेबल, वैलिड, ये वर्ड्स यूज नहीं कर सकते आप। वैलिड तो है, फॉर्मूला लग रहा है। चलिए, अब इसके बाद एक छोटा सा प्रिंसिपल और है। अच्छा, इसको एक्सपेरिमेंटली किसने वेरीफाई करा था कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव कैरेक्टर है? ये दो साइंटिस्ट है, डेविसन और क्या नाम इनका, जर्मर गर्मर कुछ भी कह दो। एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन ऑफ वेव कैरेक्टर वाज डन बाय डेविसन एंड जर्मर, और बाद में थॉमसन ने करा था। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, ये 12th के फिजिक्स में आएगा आपके, वहाँ बकायदा एक्सपेरिमेंट कर रखा है। तो उस एक्सपेरिमेंट का पूरा डिटेल है आपके, है ना। ये सेकंड चैप्टर पूरा 12th के फिजिक्स में पढ़ोगे आप। एटम्स एंड न्यूक्लियाई करके नाम है इसका, या ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, 2 चैप्टर है वहाँ पर। मतलब अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ 2 चैप्टर पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में सर क्वेश्चन बोल दिया। आवाज ऋषभ, माइक ऑन कर रहा है आपका, डिस्टर्ब हो रहा है कुछ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है या अब भी नहीं आ रही? अब भी नहीं आ रही क्या मेरी? नहीं सर नहीं आ रही है। ऐसे कैसे हो गया? और किसी को आ रही है? सॉरी, किसी को नहीं आ रही क्या मेरी आवाज? अभी आ गई सर, आ गई आ गई। ठीक है, चलो नोट कर लिया यहाँ तक। नोट कर लिया क्या? चलो, अब अपन इसके बाद क्या करेंगे, है ना, एक और बच गया अपना हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल बच गया, है ना। अब ये इनमें क्या डिफरेंस है, किन में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि अपन पढ़ चुके हैं ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वो, और ये आज जो पढ़ी डी ब्रोई वाली, इनमें कुछ डिफरेंसेस है। ये डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, है ना। कौन से डिफरेंसेस पूछे जाते हैं कि इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इनमें क्या डिफरेंस है। तो मैं ये चाहूंगा कि ये डिफरेंसेस आप नोट करें, है ना।
है ना, डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। पहले समझा दूं फटाफट से, फिर आप नोट कर लेना, है ना, अभी नोट ही कर लो, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी लगा देना इसके आगे। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ना, उनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये अपन को पता ही है ना, परपेंडिकुलर होते हैं ये। मैटर वेव मतलब जैसे वो अभी इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव चल रही थी वो, है ना, डी ब्रोगली वेव जो इनको कहते हैं अपन, इनमें कोई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जो मैटर वेव्स होती है ना, इनको चलने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। थर्ड पॉइंट, इनकी स्पीड लाइट के बराबर होती है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, क्योंकि मैटर वेव की स्पीड लाइट के बराबर होती नहीं है, उससे थोड़ी कम होती है ना, जैसे भी मैंने कहा था 10% से चल रहा है ऐसे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है ना वो लाइट की स्पीड से थोड़ी कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन इज अ काइंड ऑफ व्हाट, मैटर, तो इनको मैटर वेव का पार्ट हो गया ये। दूसरा एक और पॉइंट लिख रखा है मैंने, दे लीव द सोर्स, मतलब सोर्स यहीं रहेगा और वेव आगे बढ़ जाएगी। जैसे मैंने कहा था ना, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल यहीं पर वाइब्रेट कर रहा है और वेव आगे बढ़ रही है, सोर्स आगे नहीं बढ़ता है। और इन वाली वेव्स में क्या होता है, जहां जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां वहां उसकी वेव होगी, मतलब ये सोर्स के साथ जुड़ी हुई होती है। और इधर लैम्डा निकालने का ये फॉर्मूला है, C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, और इनकी लैम्डा निकालने का ये फॉर्मूला है, H/mv। तो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव। मैटर वेव भी कह सकते हैं इनको, डी ब्रोग वेव्स भी कहा जा सकता है। हाँ बोलो बोलो बोलो, चलिए बोलो। सर लीव द सोर्स मत। सोर्स को छोड़ देगी, सोर्स वहीं रह जाएगा और वेव आगे बढ़ जाएगी। जैसे मैं साउंड वेव्स है, अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं तो यहीं पर हूँ, लेकिन वेव आगे बढ़ गई ना, तो मैं क्या हो गया, मैं सोर्स हो गया ना, समझ गए, जिससे वो प्रोड्यूस हो रही ना, जिसको वेव जिसको प्रोड्यूस कर रहा है वो सोर्स तो वहीं रह जाए और वेव आगे बढ़ जाए, उसको बोलते हैं लीव द सोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऐसे होता है ना, जैसे ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है आपके पास, तो ट्यूबलाइट थोड़ी चल के आ रही है अपने पास, ट्यूबलाइट तो वहीं की वहीं है, सिर्फ लाइट ही तो आ रही है, तो उसने सोर्स को छोड़ दिया, ये मतलब है लीव द सोर्स का मतलब। चलिए भाई, सर हाँ ट्रैवल का भी सर एग्जांपल दे दो एक बार। इसका ट्रैवल विद सोर्स। ट्रेवल विद सोर्स, इसमें तो अपन देखो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे ट्रेवल करता है ना, उसके साथ साथ उसकी वेव चलती रहती है। अब इलेक्ट्रॉन का ही डायग्राम से समझ सकते हैं अपन, जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो उसकी वेव यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो उसकी लैम्डा यहाँ पर है, और उसके वेव कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ही चलेंगे। तो जहां जहां सोर्स है, जहां जहां आपका इलेक्ट्रॉन है, वहां वहां वेव कैरेक्टर है। अब जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ चल गया, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है क्या, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर वेव कैरेक्टर भी नहीं होगा, मतलब ये सोर्स जहाँ होगा वहीं होगी। लेकिन साउंड वेव्स होती है, जैसे यह लाइट वेव्स है, जैसे ट्यूबलाइट यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन लाइट यहाँ पर भी होगी, लाइट यहाँ पर भी होगी, लाइट यहाँ पर भी होगी, ऐसे। तो सोर्स का के पास होना कोई जरूरी नहीं है, ये डिफरेंस है, ठीक है। चलिए अब अपन क्या कर रहे हैं, आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, ठीक है। और कल अपन थोड़ा सा एक दो रिलेशंस और बताऊंगा मैं इसके अंदर, और फिर अपन लास्ट हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल पढ़ेंगे, छोटा सा ही हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। कल एक लंबी क्लास रखूं मैं थोड़ी सी, बोलो, है ना, चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करूं मैं कल, तो इसी टाइम रख लूं या थोड़ा लेट सेट रखूं ताकि लंबी क्लास हो जाए। सुबह सुबह रख लूं या अर्ली मॉर्निंग 8 बजे 9 बजे, या हाँ सर चल जाएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं तो सुबह ही ले लें, अर्ली मॉर्निंग लोगे 7 बजे, या उस टाइम और कोई क्लास होती है? उस वक्त तो मैथ्स की क्लास होती है। अरे यार, सर 8:30 तक। 8:30 तक होती है, तो फिर बीच में तो ब्रेक चाहिए होगा आप लोगों को, है ना। चलो तो 2 बजे, और ये क्या थोड़ा खाने वाने का टाइम होता है ना, इसलिए कह रहा था मैं, तो चलो ये रखते हैं फिर टाइम है, 2 बजे तक पढ़ा दूं, या 11 से 1 ले लें, 11 से 1 बोलो, नहीं 11 रहने दो, चलो कोई डिस्टर्ब नहीं करते, ये रखने देते हैं ना, क्योंकि मेरी भी दूसरी क्लास का शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अपन यही टाइम है अपना कल का, है ना, ओके। ठीक है सर। आज जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना आप, है ना। और आप लोग, वैसे तो मैं क्वेश्चंस में खुद ही कराऊंगा लास्ट में, बट फिर भी आपको लग रहा था आप अपनी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस सोल्व करना शुरू कर दो सीक्वेंस में, है ना, सीक्वेंस में क्वेश्चंस निकालना शुरू कर दो अपनी बुक के, ठीक है ना। चलिए भाई वाइंड अप कर रहे हैं।